सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैथ्स महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं 40 इजी, मॉडरेट और अच्छे सभी लेवल के क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चन अच्छे नहीं होते। इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, अच्छे होते हैं। यानी हर टाइप के क्वेश्चन, लगभग हर टॉपिक को टच करता हुआ क्वेश्चन आपकी सेवा में मैं लाइव आ चुका हूं। तो आइए आज से इस सेशन की मैं मेज़बानी करता हूं और आपके डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी सवाल को सॉल्व करते रहिएगा और जवाब देते रहिएगा। ठीक है, लीजिए पहला सवाल है आपकी सेवा में। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + cot थीटा इंटू टेन थीटा और बाय सेक स्क्वायर थीटा। बताओ क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बेसिक से भी एफर्ट कर सकते हो। जैसे देखो, 1 + cot स्क्वायर क्या होता है जी? ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो होगा क्या। ये कॉसेक स्क्वायर जब नीचे आएगा ना तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये कितना है? तो ये हमारा टेन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, फाइनली क्या होगा? कॉट स्क्वायर। और कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉट और इंटू कॉट, और साथ में ये कितना है? ये हमारा 10 है। तो 10 इंटू कॉट हमारा 1 हो जाएगा, साथ में एक कॉट है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में ये बात आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आइए। अब देखिए क्या लिखा है, दिए गए डायग्राम में शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। अब शेडेड पार्ट का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर ये एक आयत है। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी सर्कल में इस तरह से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा यानी आयत के जो विकर्ण होंगे, ध्यान से, जो आयत के विकर्ण होंगे वो मेरे दोस्त रियल में क्या होगा? जो हमारा आयत का विकर्ण होगा ना, ध्यान से देखना, जो आयत का विकर्ण होगा वो इस वृत्त का डायमीटर होगा। तब तो आप कह सकते हो ये 8 और ये 6, तो ये हो जाएगा 10। तो 10 मेरे दोस्त ये 5 5 हो जाएगा, यानी रेडियस आपका 5 हो गया। अब आपको अगर शेडेड जोन का एरिया चाहिए तो सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो लीजिए आप यहाँ पर शेडेड जोन का एरिया निकालिएगा तो क्या होगा? तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया और माइनस इस आयत का एरिया, वृत्त का एरिया माइनस इस रेक्टेंगल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, आर हमारा 5 है। रेक्टेंगल क्या होगा? 8 गुने 6 यानी कि 48। तो यहाँ से क्या नज़र आएगा? 7 आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 550 और माइनस 7 8 56, और 7 4 28, 28 और 5 हो जाएगा 33। आप जैसे ही घटाओगे ये 4 होगा, और 4 में से 3 गया तो ये 1 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये मेरे पास 2 हो जाएगा, और बटे 7। तो यहाँ से देख लो, ये 30 सत्या 21, 30 हो जाएगा, बचेगा 4, 7 बचे 35, और ये हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी लोगों ने इसे बनाया होगा और एकदम परफेक्ट आंसर आया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा। ठीक है ब्रदर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से इसको देखो, ये हमारा 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर क्वेश्चन एपी से रिलेटेड है। हमें कह रहा है कि इस एपी का 10वां पद 52 है, 16वां पद 82 है। तो बताइए इसका 32वां पद क्या होगा? 16वां पद का मतलब क्या होता है? ए प्लस 15d, और कितना है मेरे दोस्त? ये हमारे पास 82 है। ठीक है, 10वां पद 52 है, तो ए प्लस 9d ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, तो ए से हमारा चला गया, 15 में 9 गया तो ये 6d हो जाएगा, और इसमें से ये गया हमारा 30 हो जाएगा। डी का मान कितना? 5। अब डी का मान जैसे ही 5 हो गया, समझना जरा, ए प्लस 15d और बराबर अगर ये मेरा 82 है, जिसमें डी का मान 5 है, तो कन्फर्म ए का मान क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त 75 जाके घटेगा 7 हो जाएगा। क्या चाहिए मुझे?
मुझे चाहिए 32वां पद। 32वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 31d। तो देखिए a कितना है, ये हमारा 7 है, और 31 गुने डी, तो डी का मान कितना हो जाएगा 5। 155 प्लस 7 हो जाएगा 162। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 162 हो जाएगा। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, 162। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सर ये तीनों आपस में कोलिनियर है। ठीक है, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, अगर ये तीनों आपस में कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा जो स्लोप ए बी का है, मतलब जो ए बी का स्लोप है, और जो स्लोप मेरे दोस्त हमारा बी सी का है, क्या होना चाहिए, तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए बी का स्लोप निकालेंगे तो बी सी लाइन का आएगा, और बी सी का स्लोप निकालेंगे तो बी सी लाइन का आएगा, है ना। तो स्लोप मैंने कर दिया बराबर। अब 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप होता क्या है, y2 माइनस वाई वन और बटे x2 माइनस एक्स वन। तो कर लो भाई, y2 माइनस वाई वन करोगे तो माइनस वन हो जाएगा, और x2 माइनस एक्स वन तो 1 माइनस ए हो जाएगा, बराबर। बी सी का स्लोप तो y2 माइनस वाई वन, 4 माइनस माइनस प्लस 1, और x2 माइनस एक्स वन यानी 11 माइनस 1। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर 10, 10 गुने -2 हो जाएगा माइनस का 20, बराबर। यहाँ पर 5, 5 गुने एक हमारा 5 हो जाएगा, और माइनस का 5a हो जाएगा। 5a इस पार आ गया, और ये हमारे पास 25 हो गया, तो a का मान फाइनली 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि पता है इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर a का मान 5 डालोगे तो क्या होगा, -2 बटे -4 यानी 1/2। तो देखो यहाँ भी 1/2 हो रहा है, तो यहीं पर वेरीफाई कर लोगे, इतना करने की ज़रूरत क्या है, बस आराम से सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग का भी सी नंबर आंसर आ रहा होगा, करेक्ट रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है। यदि इसकी दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई 13 सेमी है तो इसके आधार की लंबाई क्या होगा। अब देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, आइसोसेलेस। सबसे पहले चीज को समझने की कोशिश करो, ये हमारा आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हमसे स्पष्ट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी जो इक्वल साइड है ना वो 13 है, ये हमारा 13। ठीक है, बेस हम ऐसा क्या ले लें, ऐसा हम बेस क्या ले लें कि मेरे दोस्त हमारा एरिया 60 हो जाएगा। बहुत आसान है, आप वैल्यू से भी चेक कर सकते हो। अगर हम बेस को 24 लेते हैं तब तो 12 12 हो जाएगा, 12 12। ठीक है भाई, और ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, 13 और 12 तो हो जाएगा 5, 1/2 और 24 गुने 5 चल सकता है। तो आप यहाँ पर अगर ए लेते हो, सोच के देखना, यदि आप ए लेते हो मतलब 24, ये अगर आप 24 लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखना, परपेंडिकुलर जैसे डालेंगे तो मेरा 12 12 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के बीच वाले शीर्ष से सामने के साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसे बाइसेक्ट करती है। अगर 24 मानेंगे तो 12 12। अब ये देखो ये 13 है, ये 12 है, तो कन्फर्म 5 हो जाएगा, तो हाइट आपका 5 हो गया। तो यहाँ से अगर आप एरिया लेने जाएंगे तो क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा 1/2 ट्रायंगल का, बेस कितना 24 और हाइट कितना 5, तो कितने हो जाएंगे 60। हालांकि एक और ऑप्शन बन रहा है आंसर, कौन, ऑप्शन नंबर बी भी आंसर बन रहा है। और वो कैसे, अब देखो अगर ये मेरे पास मेरे दोस्त 13 है, ठीक है, ये मेरे पास 13 है, और यदि मैं इसको 10 लेता हूँ, तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत है, बराबर भुजा के बीच वाले शीर्ष से जब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मेरा बाइसेक्ट हो जाएगी, ये 5 5 हो जाएगा, 13 5 तो ये कितना होगा 12, तो ये हो गया हमारा हाइट और ये हो गया हमारा बेस। आज अगर हम एरिया लेने जाएंगे तो 1/2, बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 12, तो मेरे दोस्त 12 पंच यहाँ से भी क्या होगा 60 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए भी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भी आंसर है। तो जब ए बी दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है तो यहाँ क्या आंसर लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाया जाएगा। क्यों, ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कैसे हो गया, पॉसिबिलिटी तो दोनों बन रहा है।
पॉसिबिलिटी तो दोनों बन रहा है मेरे दोस्त। पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे 10 भी बन रहा है, पॉसिबिलिटी हमारा ये भी बन रहा है। ठीक है, चलो अगर आप बेसिक से करके देखोगे तो बेसिक से क्या होगा थोड़ा उसको भी चेक कर लो मेरे दोस्त। अगर बेसिक से हम करके देखते हैं, ये मेरे पास अगर पूरा 2a मान लें तो ये मेरा a और a हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो फिर ये क्या होगा, 169 और माइनस में a स्क्वायर, 169 और माइनस में a स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर एरिया निकालने जाएंगे तो 1/2, पूरा बेस कितना है, तो पूरा बेस हमारे पास ध्यान दो, पूरा बेस मेरे दोस्त हमारे पास 2a है, और इनटू हाइट क्या होगा, रूट के अंदर 169 माइनस a स्क्वायर, और बराबर कितना, एरिया हमारा 60 है। ये दोस्त दो चला गया। अब आप क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, और ये 169 और माइनस में कितना, a स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। ठीक है, ये 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त ये बाई क्वाड्रेटिक का मामला बन रहा है ना। अब बाई क्वाड्रेटिक का मामला बन रहा है यानी कि ए स्क्वायर अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर को यदि हम कुछ मान लेते हैं, मान लो कि ए स्क्वायर को हम एक्स ही मान लें, वैसे स्थिति में ये एक्स हो जाएगा है। वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, 169x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 3600 हो जाएगा। सबको उस पार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस में 169x हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये हमारे पास प्लस में 3600 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x को सॉल्व करना होगा। अगर हम x को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, माइनस बी तो 169 हो जाएगा, माइनस बी यानी 169 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर। अब 169 को स्क्वायर करेंगे है ना, माइनस 4ac करेंगे तो ई तो हो जाएगा 144 पर कितने जीरो, 4 जीरो, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सॉरी 4 जीरो का है होगा, 4ac ना, तो 4ac करेंगे तो यही होगा 14,400। लेकिन 169 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्त ये 150 के बेस पर है। ठीक है, तो 150 के बेस पर है तो 150 से कितना ज़्यादा है ये, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। ठीक है, तो बच जाएगा कितना कैरी, 3। अब 19 ज़्यादा है तो 19 और जोड़ दीजिए, 19 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 में अगर 19 जोड़ेंगे तो 188। अब 188 को मेरे दोस्त क्या करना है, 150 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और लास्ट में 3 ऐड करना होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने, 94। तो 4 तिया 12, 12 3 ये हमारा 15 हो जाएगा, और 27, 27 और 1 28 हो जाएगा, यानी 28,561। तो ये हो जाएगा 28,561। मैं एक बात बोलूँ, आप कहोगे क्या, इस सब उलझन में मत पड़ो, रुको मेरे दोस्त, पहले मेरी बात समझो, पहले मेरी बात समझो। इस तरह के क्वेश्चन में मेरे दोस्त ये बेवकूफ़ी हो जाएगा कि अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो हालत तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। और कई बार पेपर में क्या होता है मेरे दोस्त कि जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत होती है, उसी तरह से हम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व करने लगते हैं, और जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त क्या है ना कि हम ऑप्शन से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे ऐसे सवालों में, और ऑप्शन से ही हमें बनाना चाहिए ऐसे सवाल को, ट्राई करना चाहिए, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल करने से 24 भी वेरीफाई हो जा रहा है, और मेरे दोस्त हमारे पास 10 भी वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, तो जब 24 और 10 दोनों ही वेरीफाई हो जाएगा, अगर इसको हम 10 मानते हैं या 24 मानते हैं, तो जब दोनों वेरीफाई हो रहा है, दोनों में आंसर हमारा 60 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसका जो बेस होगा ना मेरे दोस्त, बेस वो हमारा 24 भी हो सकता है, और ये हमारा 10 भी हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होना चाहिए था, आंसर जो इस क्वेश्चन का होना चाहिए था, वो कायदे से होना चाहिए था ए ए और बी। ठीक है, मतलब ए और बी बोथ, ए और बी बोथ दोनों ही आंसर जाएगा। ठीक है, ए और बी बोथ दोनों ही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फालतू में मत पढ़िए, पढ़िएगा तो टेंशन में आ जाइएगा, खामखा इसके चक्कर में कुछ और क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये कह रहा है कि यदि इसमें देखो एक थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे दोस्त, ये 2 - -2 है। ठीक है, हमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना 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 है, तो बताइए इसके परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि परिकेंद्र क्या है मेरे दोस्त, बात समझो, परिकेंद्र
ठीक है। सबसे पहली बात, ये परिकेंद्र क्या है? देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष, ध्यान दो, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष, ठीक है मेरे दोस्त, ये वाली शीर्ष, ये वाली शीर्ष और ये वाली शीर्ष, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हो, ठीक है, तो वैसे स्थिति में इस वृत्त को, या यूं कहें कि जब कोई वृत्त किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाती है तो इसका सेंटर ही परिकेंद्र कहलाता है, यही परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। और परिकेंद्र वो केंद्र होता है जिससे शीर्षों के बीच की दूरी एक समान होती है, एक समान, यानी ये और ये बिल्कुल एक समान होती है, ठीक है। अगर हम इसको ए, बी और सी कह दें, ठीक है, तो देखो एक शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या है, 8,6 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, 8,-2 है, ठीक है, और तीसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, ये मेरे पास 2,-2 है, ठीक। क्या करें अब, हमें चाहिए इस परिकेंद्र का कोऑर्डिनेट, इसको आप x, y मान लीजिए, ठीक है। अब आराम से आप दो काम करिए, एक बार ओ ए और ओ बी बराबर करिए, यानी ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर को बराबर कर दीजिए। ओ ए और ओ बी बराबर है, क्यों? क्यों? रेडियस के कारण। तो जब ओ ए और ओ बी बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो चलो ओ ए स्क्वायर करते हैं, तो ओ ए स्क्वायर करोगे तो x-8 का स्क्वायर, दो बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर, और y-6 का स्क्वायर, y-6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ओ बी स्क्वायर करोगे x-8 का स्क्वायर हो जाएगा, x-8 का स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख लो, जो यहाँ पर है मेरे दोस्त वही यहाँ पर है, खत्म हो गया। तो अब y का मान क्या होना चाहिए, तो मेरे दोस्त y का मान क्या होना चाहिए, तो y का मान यहाँ पर 2 डाल दो, y का मान क्या डाल दो 2, क्योंकि y का मान जब 2 डालोगे ना भाई, तो 2-6, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर यहाँ भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना वेरीफाई हो गया, y का मान 2 वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब क्या कर लो, एक बार ओ ए और ओ सी बराबर कर लो। तो अगर आप ओ ए और ओ सी बराबर करोगे, ओ ए और ओ सी, तो क्या हो गया, ये ओ ए स्क्वायर और ये हमारा ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर और ये हमारा ओ सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करोगे, अब ओ ए स्क्वायर करोगे तो फिर x-8 का स्क्वायर, x-8 का स्क्वायर, और मेरे दोस्त y-6 का स्क्वायर, y-6 का स्क्वायर, बराबर। अगर हम ओ सी स्क्वायर करने जाएंगे तो x-2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x-2 का स्क्वायर, और प्लस y-2 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ y का मान तो हम जान रहे हैं, दो दो यही डाल दीजिए, y का मान जैसे ही आप यहाँ पर 2 डालेंगे तो देखिए क्या होगा, ये x-8 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा a² - 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा x² - 4x और प्लस 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखो सबसे पहली बात तो 16 से 16 तो आपका चला गया, x² से x² भी आपका रिप्लेस हो गया, -16x इधर आके 4x आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 12x, 64 जाके उधर हमारा हो जाएगा -60, तो बोलो x का मान कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देख लिया, x का मान 5 है और y का मान 2 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, 5 और 2 आप आराम से आंसर ले आए, ठीक है, 5 और 2 आपने आराम से आंसर लाया है। चलिए इसको देखिए, इसको समझते हैं कि ये क्या है। नदी के एक किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। जब वो किनारे से 40 मीटर दूर चला जाता है, अब शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगा? मेरे दोस्त यहाँ देखो, अच्छे से देखना, हमें कह रहा है कि नदी के एक किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़ के शीर्ष को देखता है। अब देखिए दूसरा किनारा पर ये रहा पेड़, ठीक है, दूसरा किनारा पर ये रहा एक पेड़, ओके, और इस किनारा पर एक व्यक्ति है मेरे दोस्त, इस किनारा पर एक व्यक्ति है नदी के इस किनारे पर। अब ये व्यक्ति क्या करता है, इस पेड़ के शिखर को देखता है, तो एक किरण शिखर को जाएगा और एक बेस के पैरेलल यहाँ पर 60 डिग्री का कोण पाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि अगर ये किनारे से 40 मीटर दूर चला जाए, मतलब इस किनारे से ये 40 मीटर दूर चला जाए मान लीजिए,
ये 40 मीटर दूर चला जाए। ठीक है, किनारे से 40 मीटर दूर चला जाए, किनारे से 40 मीटर दूर चला जाए, तो जो हमारा एंगल होगा ये 60 है, तो मेरे दोस्त ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है तो ये मेरा 30 हो जाएगा। मैंने कह रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमें कहा कि इस नदी की चौड़ाई क्या होगा। देखो इस टाइप का जब भी सवाल आपके सामने हो तो आप ज़रूर मेरे दोस्त ध्यान रखो कि अगर यहाँ वाली एंगल इस एंगल का डबल है, अगर यहाँ वाली एंगल इस एंगल का डबल है, तो इस स्थिति में बहिष्कोण थ्योरम का प्रयोग करना। तो देखो ना, इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण क्या होता है, सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ये 60 जो है ये 30 और इस एंगल के बराबर होगा, तब तो यहाँ पर मेरे दोस्त 30 लेना पड़ेगा, तब ना 30 + 30 60 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। अब देखो एक त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखना, 60 डिग्री के लिए लंब कितने होंगे, √3, आधार कितने होंगे 1, और कर्ण कितने होंगे 2। अब ये दो तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो देखो ये 2 का मान कितना 40, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 20, और जब 1 का मान 20 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, ये मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान 20 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप में से जितने लोगों को आंसर आया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है भाई, जितने लोगों को आंसर आया होगा एकदम से करेक्ट रहा होगा। इसको देखो, ये क्या है, देखो ये हमसे कह रहा है कि cos थीटा बराबर 1/2। अगर cos थीटा बराबर 1/2, 2 sec थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर ही तो होता है। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ही तो होता है, तो सेक स्क्वायर ओ, ऊपर में सेक स्क्वायर नहीं है मेरे दोस्त, ऊपर में सेक स्क्वायर नहीं है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे हमने किया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अरे भाई एक सेक से एक सेक चला जाएगा ना, क्या बचेगा, 2/sec बचेगा। ठीक, कोई बात नहीं। अब ये देखो कॉस थीटा का मान 1/2, तो कॉस में कितने डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान 1/2, वही 60 डिग्री यहाँ बैठा दो। बोलो सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 ही तो होंगे हैं, सेक 60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कट के रिजल्ट कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। सब लोग आप में से 1 लगा रहे हैं और बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दो। अब इसको देखो, ये यहाँ पर क्या है, हमें कह रहा है कि ए एन बराबर n × n - 3/n + 4। ये एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एनवा पद हमारा इतना है, तो 18वां पद क्या होगा, कोई बात नहीं, हमको A18 निकाल लेना है। अब A18 निकालने जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 18, और 18 में से 3 गया तो ये मेरा 15, और बटे 18 और 4 कितना, तो मेरे दोस्त ये हमारा 22। तो क्या हो जाएगा 15 में 135 और बटे में 11। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको देखिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, हमसे कहा है कि एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। अब 24 कंचे में से कुछ हरे हैं और कुछ नीले हैं। यदि इस जार में से ये दृक्षया एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब देखिए टोटल जार में 24 कंचे हैं, जार में टोटल 24 कंचे हैं। ठीक, अब इनमें से कितने हरे हैं नहीं पता, मान लेते हैं x इनमें से हरे हैं। अब 24 में x अगर हरे हैं तब तो 24 - x क्या हो जाएगा, तो 24 - x जो है ये मेरे दोस्त हमारा नीला हो जाएगा। ठीक है, 24 - x हमारा नीला हो जाएगा। अब हमसे कहा कि इस जार में से एक कंचा निकालूं तो उसके हरा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर ये 24 में एक कंचा निकालूं और वो यदि हरा होगा तो हरा कंचा तो x है, इसी x में से कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं किस में से, 24 में से। ये हुआ हरा कंचा निकालने की प्रोबेबिलिटी, और यही प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/3। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हरे कंचे कितने हैं, तो सॉरी हरे कंचे नहीं, हमसे नीला कंचा पूछा था। तो x का मान 16 आ गया, तो 16 यहाँ पर बैठा दीजिए, तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा।
हमसे नीला पूछा है तो 8 आंसर हो जाएगा, अगर हरा पूछा होता तब तो मेरे तो 16 आंसर हो गया होता। ठीक है, ओके। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक रूट 2 है और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू के मूल समान हैं, तो बताइए क्यू का मान क्या होगा। अब सबसे पहले अगर इसका एक रूट हमारा 2 है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 2b और प्लस का ये 12 और बराबर कितने हो जाएंगे, ये हमारा 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2b हो गया और ये क्या हो जाएगा 12 4 16, तब तो b का मान कितना 12 4 16, लेकिन 16 मेरे दोस्त कैसे, इस पर आके माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस में 8 हो गया। तो यहाँ से b का मान, अब जैसे ही इसका एक रूट 2 था, 2 यहाँ पर रखा तो 4 12 16, 16 जाके माइनस में हो गया, तो 2 से कट गया -8। ठीक है, अब मेरे दोस्त हमें क्या बोला, एक दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस क्यू और बराबर 0। हमें कह दिया है कि सर इसके जो रूट्स हैं ना, रूट्स, इसका रूट्स इक्वल है। अगर मेरे दोस्त इसके रूट्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। तो b के जगह पर b है तो b स्क्वायर हो गया, 4ac, a के जगह पर कितना है 1 है और c के जगह पर q है। अब देखो b का मान वहाँ से -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 4q, तो फाइनली q बराबर हो जाएगा 16। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त 16। आइए अब इसको देखिए, ये क्या है, साइन a प्लस बी। ठीक है, साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी का मान √3/2। ए प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 या उससे छोटा होगा और a ग्रेटर देन b भी कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो साइन ऑफ एंगल a प्लस बी बराबर अगर 1 है तो ये साइन में कितने डिग्री का मान है, साइन में 90 डिग्री का मान है। ठीक है, कॉस ऑफ एंगल a माइनस बी ये √3/2 है, जो कॉस में कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो आप यहाँ से देखो कि a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 90, तो a प्लस बी का मान आपने यहाँ पर 90 देख लिया है। ठीक है, और वहाँ से a माइनस बी का मान कितना है, तो वो मेरे दोस्त आपने 30 देख लिया है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो ये b से b कैंसिल आउट हो गया, 2a हमारे पास 120 है तो a का मान कितना होगा 60। अब दोनों मिलकर 90, जिसमें a अगर 60 है तो b क्या हो जाएगा, b हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 60 और 30 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या बोल रहा है, देखो ये हमसे कह रहा है कि 720 के गुणनखंडों की संख्या, मतलब 720 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए जिसमें 1 और 720 खुद ना हो। ठीक है, तो 720 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाते हैं। तो अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाओगे ना मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और गुने 72। ठीक है, 10 का मतलब 2 पंचे 10 और 72 का मतलब क्या होगा 8 और 9 72। तो 2 की पावर हमारा 4 हो जाएगा, 3 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑल फैक्टर निकालता हूँ पहले। ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पावर +1। तो पावर 4 है तो आप 5 लिखो, पावर 2 है तो 3 लिखो और पावर 1 है तो 2 लिखो। ये हो जाएगा 15, 15 दूनी कितना, तो मेरे दोस्ती हो जाएंगे 30। तो यहाँ से आपने ऑल फैक्टर 30 देख लिया, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसमें हमें 1 और 720 नहीं चाहिए। तो अगर 1 और 720 नहीं चाहिए तो 2 फैक्टर इसमें से घटाना होगा, 28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आप में से जिन लोगों का 28 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है, एकदम से करेक्ट रहा होगा मेरे दोस्त। 30 जो आप में से बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं, 30 क्यों लेके आ रहे हो दोस्त, अगर आप 30 लेके आओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 30 नहीं 28। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा √2 प्लस √3 और प्लस √5 का रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट है। रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट का मतलब यह है कि किस चीज़ से उसमें गुणा कर दें कि नंबर जो है वो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन देख रहे हैं कि जब ये 3 चीज़ हमारा प्लस में है तो हम इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कैसे पता करें।
तो मेरे दोस्त एक काम कर लो, या तो ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो, ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हो, है ना। √2 और प्लस √3 प्लस का ये हमारा √5 है, ठीक है। आप बस एक काम कर लो मेरे दोस्त, क्या इसको एक साथ रख लो, इसको आप ए मान लो और मेरे दोस्त इसको आप बी मान लो, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्ट जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो सकता है, ये हमारा √2 प्लस √3, इसको हम ए मान रहे हैं, √5 को बी मान रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त √5 को बी माना, तो मैंने इस वक्त सिर्फ ये माना है, ऐसे भी आप जानते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या मतलब क्या है, जो गुणा होकर इसको रेशनल बना दे। तो अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ही तो होगा, ठीक है। आप करो पहले मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास √5 का स्क्वायर 5, ये तो हमारा चला गया, तो बच गया हमारा 2√6। लेकिन यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये रेशनलाइज नहीं हो पाया, मतलब रेशनल नहीं बन पाया। यानी इसको रेशनल बनाने के लिए, कहने का मतलब √6 हटाने के लिए हमें यहाँ के √6 से भाग भी देना पड़ेगा। तो √6 से √6 हमारा चला जाएगा, 2 बचेगा, तब जा कर के ये रेशनल हो पाया। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर यही नहीं होगा, इसके बटा में √6 भी होगा, क्योंकि √6 से भी लास्ट में भाग देना पड़ा ताकि रूट वाला हट जाए तो हमारा परिमेय संख्या दिख जाए। इसका मतलब इसका जो रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट है वो मेरे दोस्त ये है, √2 प्लस √3 माइनस √5/√6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखते हैं तो आपको हीट एंड ट्रायल से करना होगा और मेरे दोस्त काम करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो दोस्त, ये हमारा क्या कौन सा क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर। आइए 15 नंबर सवाल पर चलें। देखिए हमें कह रहा है कि इन दोनों का आप एलसीएम फाइंड करिए। तो दोनों क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एलसीएम फाइंड करना है, बहुत छोटा सा पॉलिनोमियल है, आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये आपको x+3 और मेरे दोस्त ये x, ध्यान दो 1 मिनट, ये मेरे दोस्त हमारे पास ब्रेक करने के बाद x-3 और यहाँ पर x+2 बन जाएगा। ओह क्या मैं कर रहा हूँ, आप इसको ब्रेक करोगे ना भाई, -3x और -2x में, तो आपको यही नज़र आएगा, ठीक है। x कॉमन लोगे x-3, यहाँ से -2 कॉमन लोगे x-3, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो x-3 और x-2। ये छोटा सा था हम डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन यहाँ चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए x² है, बीच में -8x प्लस में 15 है, तो आप एक काम कर सकते हो, 8x को 5x और -3x कर सकते हो, 8x हो जाएगा और गुना करके हमारा +15 भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x-5 हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x-5 हो जाएगा। तो आप x-5 और ये मेरा x-3, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि आपने इसका इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर लिया और आपने इसको भी फैक्टराइज कर लिया। अगर आपको एलसीएम चाहिए तो पहले देखो जो दोनों में उसमें एक होना चाहिए, x-3 दोनों में है, तो x-3 हमें दिखना चाहिए, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से x-5 और यहाँ से x-2, तो x-2 x-5, यानी यही हमारा एलसीएम होगा। तो x-2 भी होगा, x-5 भी होगा, और जो दोनों में है उसमें एक होगा। जो सब में होता है उसमें से एक, जो दो में से, ध्यान देना, जो दोनों में होगा उसमें से एक कॉमन लेते हैं, और बाकी जो दोनों में नहीं है उसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही हमारा एलसीएम हो गया। 32 नंबर, सॉरी ए नंबर, क्या बोलते हैं, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको तो मेरे दोस्त आपको कैलकुलेट करना होगा, ये नॉर्मल सा चीज़ है, कैलकुलेट कर लो इसको। देखो ये हमारे पास 4/7 है, ठीक है। यहाँ देखो 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/2 डिवाइड बाई, ठीक है। यहाँ पर 15 और 1 16, 16/3, और ये यहाँ पर ऑफ है 4 और 1 5, 5/2 माइनस, यहाँ देखना 8 सते 56, 56 और 7 63, 63/8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 45 और 1 46, 46/9। फिर यहाँ भी ऑफ है, और 20 में 180 और 9 हो जाएगा 189 और बटे में 20, ठीक।
और +1/2। अब यहाँ से हम अगर थोड़ा सा देखें कि कोई कटने उठने वाला है क्या, हाँ यहाँ पर कट रहा है भाई, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ भी देख लो आप, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, चलो तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, तुम देखोगे 4/7 हो गया और ये 9/2, और भिन्न का भाग गुना में बदलेगा, ये उलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ये हमारा 63 और बटे में 8 है, ये गुना में बदलेगा, जैसे ही उल्टेगा 10 चला जाएगा ऊपर, और ये जो हमारे पास है 23 और गुने 21 ये आ जाएगा नीचे, और -1/2, माइनस नहीं +1/2 है। अब जो कटने वाला इसको काटो यहाँ पर पहले, देखो आपने देख लिया कि ये हमारा 10 बार में कट जाएगा, और तो कोई कटने वाला है नहीं। यहाँ देख लो 21 3 हमारा 63 हो जाएगा, और कोई, ये 4 है, और मेरे दोस्त ये कितना है, ये हमारा 5। ए भाई एक काम कर लो ना, कम से कम छोटे छोटे सवाल भी तो अपने से कर लिया करो। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन करके खामखा टाइम बर्बाद हो रहा है, हैं? अब देख लो यहाँ पर ऊपर में आपको 27 नज़र आएगा और नीचे में 140 नज़र आएगा, माइनस यहाँ पर क्या, तो ये आपका 15 नज़र आ रहा है, और नीचे में 23 चौके 92 नज़र आ रहा है, ठीक है, और +1/2 नज़र आ रहा है। आप एलसीएम देख लो, एलसीएम जैसे ही देखोगे तो 140 को एलसीएम मानेंगे ना, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, लेकिन इसमें एक 23 है, 23 से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा, ठीक है। 140 से 140, 23 अब यहाँ पे आएगा, तो देखिए 23 यहाँ पर आएगा, 27 दिया हो जाएगा 81, और 27 और दूनी 54, 54 और 8 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 62 हो जाएंगे, माइनस 92 से ये 35 बार में 35 से गुना करेंगे इसमें, तो 35 × 5 = 175, 35 से कम 35, 35 और 17 हो जाएगा 52, और यहाँ 2 से तो हो जाएगा 70, 70 × 23, तो मेरे दोस्त ये 0 7 21 और 16, ठीक है। अब क्या हो जाना है पहले तो आप ये देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा ये 140 और इंटू 23, और इसको देखो ये हो जाएगा 1, और ये हमारे पास 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 6 और 6 12 22, और ये हो जाएगा 525, घटा लो 6 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, और 22 में से 5 गया, ये मेरा 17 हो जाएगा। ये फाइनली फिर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और नीचे ही 70, तो 70 और गुने 23 यानी 1610, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरे दोस्त सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था दोस्त मेरे, और कैलकुलेटिव अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आपको कैलकुलेशन तो करना होता है, थोड़ा ढंग से थोड़ा आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन था थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मेरे दोस्त टेस्ट है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। आप में से जो भी लोग टीआरई की तैयारी करते हैं वो जा करके वहाँ टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे, है ना, और आराम से उसका डिस्कशन देखेंगे। देखो अब इसको, ये क्या है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं के बीच की अंतर है 12 सेमी। कह रहा है इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये हमारे पास 60 सेमी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1380 है। तो बताइए प्रत्येक समांतर भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम समलंब चतुर्भुज बनाने चले जाएं, तो देखिए इस समांतर भुजा को मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी, दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी ये मेरा 60 सेमी है, ठीक है, 60 सेमी। बताइए इसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों समांतर भुजा का अंतर यानी ए और बी के बीच का अंतर कितना है, 12 है, ठीक है। अब इसकी एरिया अगर हम देखने चले जाएं तो 1/2
समांतर भुजा का योग और इंटू ऊंचाई 60 और ये मेरे पास 1380 है। यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा जी? तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 23, 23 और दूनी कितना हो जाएगा? 46। a प्लस बी बराबर 46 हो गया, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, b से b चला गया, ये मेरा 2a। अब 2a बराबर कितना मेरे दोस्त? 58। a का मान क्या होगा? ये 29 हो जाएगा। ठीक है, अब a का मान 29 हो गया तो b का मान क्या होगा? a का मान 29 है, 12 के घट जाएगा 17, तो b का मान हमारे पास 17 हो जाएगा। तो आराम से आप यहाँ 29 और 17 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप ऑप्शन से भी चल सकते थे, ऑप्शन से भी चल ही सकते थे। आप यहीं से देख लेते, 1/2 समांतर भुजा का योग है ना। पहले क्या था? समांतर भुजा का अंतर था 12, तो 12 का अंतर यहाँ भी है, 12 का अंतर यहाँ भी है और 12 का अंतर यहाँ भी है। ठीक है, तो क्या करना है? तो मेरे दोस्त हमें एरिया वेरीफाई कराना है। एरिया वेरीफाई करते, 1/2 समांतर भुजा का योग गुने 60, तो 1/2 समांतर भुजा का योग गुना 60 करते, तो 1/2 हो गया। समांतर भुजा का योग यहाँ पर करेंगे 42 हो जाएगा और इंटू 60। बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि ये 1380 आ जाएगा? 1380 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 6 दूनी 3 दूनी 6 होगा, जबकि यहाँ पर 8 चाहिए, है ना। सेम चीज़ यहाँ भी नहीं बनेगा, बस यहाँ पर आके सिर्फ बनेगा 1/2 समांतर भुजा का योग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 7 16 46 और इंटू समांतर भुजा के बीच की दूरी 60। यहाँ से मेरे दोस्त 30, ये 6 या 18 दिख रहा है, जो बिल्कुल इसको वेरीफाई कर रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शन से भी चल सकते थे, है ना, ऑप्शन से भी चल सकते थे। समांतर भुजा के बीच का डिफरेंस आप 12 देखते, 12 तो सभी जगह पर डिफरेंस हो रहा था, तब एरिया वेरीफाई कराना पड़ता, एरिया वेरीफाई कराते, जहां पर 1380 आ जाता वो ऑप्शन हमारा क्या होता? आंसर हो जाता। ठीक है, एमडी नूर कह रहे हैं कि हेलो सर। क्या हो गया मेरे दोस्त? आपके डिमांड पर मैं आपके सामने लाइव आ चुका हूँ। आप बस काम करते रहो मेरे दोस्त, और ये जान ये प्राण आप लोगों के लिए ही है। यानी कह सकते हैं मेरी आत्मा, मेरी रूह, मेरा शरीर, मेरा दिल और मेरा दिमाग, सारा चीज़ आप लोगों के लिए है। इसलिए आप लोग व्यर्थ का थोड़ा बहुत, थोड़ा भी चिंता मत करना। जब थाम लिया है आपके इस सेशन को, फिर से तो अंजाम तक तो पहुंचा कर ही छोड़ा जाएगा, चाहे इसके लिए जितना भी मशक्क़त करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े। ठीक है, चलो अब इसको देखो दोस्त मेरे, ये क्या है? x बराबर 7 माइनस 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? अब देखिए, अगर x का मान हमारे पास 7 माइनस 4√3 है, ठीक है, तो 1/x क्या हो जाएगा? 1/x करेंगे ना, तो 1/x यानी ये चीज़ नीचे में आएगा, तो 1/7 माइनस 4√3 रेशनलाइज करेंगे, हो जाएगा 7 प्लस 4√3। क्या करना है अब? तो मेरे दोस्त ये x प्लस 1/x, 4√3 जाएगा, साथ साथ कितने हो जाएंगे? 14। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए x² प्लस 1/x²। तो क्या होगा? x प्लस 1/x का मान 14, x² प्लस 1/x² हो जाएगा a² और -2। तो यहाँ से 196 और -2 हो जाएगा 194। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 194 हो जाएगा। अरे कौन चीज़ का पीडीएफ मांग रहे हो भाई? एक आदमी ऐसा इसमें है जो सिर्फ पीडीएफ ही मांग रहा है। जिस समय क्लास स्टार्ट किए हैं उस समय से उसको पीडीएफ ही चाहिए। पता नहीं पढ़ रहे हो कि भाई पीडीएफ मांग रहे हो? हैं, पढ़ाने दो ना। एकदम पीडीएफ के पीछे पड़ा हुआ है, समझ ही से बाहर है। देखिए, एक विक्रेता 250 रुपए की अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और उस पर 12% और 16% की दो क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है और 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, 250 एमआरपी है इसका, 250 एमआरपी। ठीक है, पहले बेचा है 12%, पहला डिस्काउंट 12% की, 12% की डिस्काउंट का मतलब है 88% में बेचेगा। फिर दूसरा डिस्काउंट 16 का है, यानी कि 84% में बेचेगा। ठीक है, तो 250 पर 12% डिस्काउंट और फिर 16% की डिस्काउंट प्राप्त किया है और वो वस्तु खरीद लिया। ठीक है, ओके भाई,
देखो इस पर 2 डिस्काउंट के बाद इसने खरीदा, कितना में खरीदा होगा इसको ज़रा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 25 चौको हो जाएगा और ये 25 दहें का, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, इससे हमारा हो गया ये 21, ठीक है। तो देखिए ये 8 8 दूनी 16, 8 और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारा 8 8 6 14 7 1 8, ये मेरा 1, ठीक। नीचे 10 है, एक अंक पहले आकर डेसिमल हो गया, इतना में इसने खरीदा। अब खरीदने के बाद 25% के लाभ पर ये बेचना चाह रहा है, लेकिन उतना ही नहीं। पहले तो अभी आप समझिए, खरीदने के बाद ये क्या कर रहा है, 10% ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कर रहा है। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, तो ये 184.80, ठीक है। 10% ट्रांसपोर्टेशन, इसका 10% क्या हो जाएगा, एक अंक और पीछे आके डेसिमल हो जाएगा, 18.48 हो जाएगा। ये परिवहन पर खर्च हो गया, जोड़ दो अब इसको इसमें, ये हो जाएगा हमारा 8 8 4 12, ठीक है। और ये देखो 8 4 12 और एक हो जाएगा 13, 9 और एक 10, और ये हमारा 203, 203.28 ईसीपी हो गया। लेकिन अब आप इस चीज़ को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। अब इस चीज़ को बेचोगे मेरे दोस्त, तो एसपी क्या हो जाएगा, तो 203 और 0.28। बेच कैसे रहे हो, बेच रहे हो 25% के लाभ पर, यानी कि 5/4 पर। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे दो, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से अगर भाग देते हो तो 8 5 40, 10 4 14, 15 और एक हो जाएगा 16, और ये 5 दूनी 10, ठीक। भाग देना है किससे, 4 से। लीजिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 1 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी 254 दशमलव, ठीक है। 254, देख लो अच्छे से एक बार मेरे दोस्त, ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। धन्यवाद। तो इस तरह से मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पहले तो आप ये बताओ सारे लोग, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या क्या आंसर आप लोग का आया है। इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अरे अमन कुमार, आप हमको ये बताओ कि केमिस्ट्री का पीडीएफ महाभारत बैच में 20 दिन से मांग रहे हैं। अरे तो केमिस्ट्री का पीडीएफ हम देंगे भाई, हैं, हम मैथ का ना पीडीएफ देंगे जी, हैं? केमिस्ट्री का पीडीएफ हम नहीं ना देंगे। ऑफिस वाले नंबर पर आप फ़ोन कीजिएगा, आपको ऑफिस वाले नंबर पर फ़ोन करने के बाद जो भी क्वेरी होगा आपको मिल जाएगा। बाकी आपकी ये जो केमिस्ट्री का पीडीएफ है, हम एक बार बोल देंगे कल संस्थान में कि केमिस्ट्री का पीडीएफ के बारे में लड़का बोल रहा है। अभी क्लास लाइव ख़त्म होगा, आप अपना नंबर पिन कर दीजिएगा, आपसे बात कर लेगा ऑफिस से, ठीक है। चलो आओ मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं ये क्या है। देखो हमें कह रहा है कि एक ट्रेंगल एबीसी में एंगल बीएसी का एंगल बाइसेक्टर, बीएसी का एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पर काटता है। अगर बीडी का मान 6 है और बीसी का मान 14 है, तो ए बी रेशियो ए सी का मान क्या होगा, ए बी रेशियो ए सी का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में ये ए बी और सी हमारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक है। हमें कह रहा है बी ए सी इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस एंगल का बाइसेक्टर बी सी से कहाँ मिलता है, आकर डी पर मिलता है, ठीक है। बी डी का मान 6 है, बी डी का मान 6 है, और पूरा का पूरा बी सी कितना है, ये आपका 14 है। पूरा 14 में अगर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, तो मेरे दोस्त यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रयोग करो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में शीर्ष एंगल का बाइसेक्टर बेस को जिस रेशियो में बांटेगा, शेष साइड का वही रेशियो होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, जो बेस का रेशियो होगा, यानी जो बी डी और डी सी का रेशियो होगा, वही ए बी और ए सी का रेशियो होगा, वही ए बी और ए सी का रेशियो होगा, ठीक है। तो बी डी हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 8 है, जो हो जाएगा 3/4, यानी कि 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे भी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर 3:4 देख रहे हो तो ये भी हमारा 3:4 हो जाएगा। बस ऐसे ही प्रैक्टिकली आप लगा दोगे, इतना सोचना क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो,
अब ये क्या है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि एक घनाभ के आकार के वाटर प्यूरीफायर में 10 लीटर पानी आ सकता है। इसकी चौड़ाई ऊंचाई का 1/5 है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है वो ऊंचाई का 1/5 है। तब तो यहाँ से चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो ले लेंगे, 1/5 हो जाएगा बिल्कुल। फिर क्या लिखा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योग का 1/3 है। ठीक है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई और ऊंचाई के योगफल, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योगफल का 1/3 है। यहाँ से लंबाई और बाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये हमारा 1/3। ठीक है, अब आप सोच के देखो एक चीज़, क्या मेरे दोस्त आप सोचोगे ये कि बी एच का रेशियो यहाँ पर है और बी एच मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, बी एच दोनों मिलकर यहाँ 3 दिख रहा है और वही बी एच दोनों मिलकर यहाँ पर हमें 6 दिख रहा है। तो जो बी एच दोनों मिलकर यहाँ पर 6 दिख रहा है वो बी एच हमारा यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बी एच अगर 6 यहाँ पर है तो यहाँ भी बी और एच मिला के 6 कर दो, 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से करना होगा, है ना। तो इस तरह से आपने एल बी एच को बैलेंस कर लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पानी, अब देखो मेरे दोस्त घनाभ के अंदर क्यूबॉइड के अंदर अगर वाटर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब। तो बोलो 10 लीटर बराबर क्या होगा, 10,000 सेमी क्यूब। ठीक है, यानी इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, और यही दिया हुआ है हमें 10,000 सेमी क्यूब। एल का मान कितना है, 2 है। ठीक है, बी का मान कितना है जी, एल का मान अगर 2 है, बी का मान आपका 1 है। ठीक है, अनुपात की राशि एक्स मान लो, अनुपात की राशि एक्स मान लोगे तो एल का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बी का मान आपका 1x हो जाएगा और एच का मान आपका 5x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 10,000। तो देखो ये 10x³ बराबर अगर मेरा यहाँ पर 10,000 हो गया तो x का मान हो जाएगा 10। और जब x का मान 10 हो गया है तो मुझे ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई मेरा 5 है, तो x का मान 10 तो 5x का मान हो जाएगा 50। तो इस तरह से ऊंचाई आप कितना लेके आ गए, 50। ठीक है, 50। क्या इतना सा समझ में आपको आ रहा है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए देखिए क्या कह रहा है, एक घोल के आधे लीटर में 15% एल्कोहल है और एल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली एल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी। ठीक है, देखो एल्कोहल एक सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल है और मान लो कि वाटर है। ठीक है, तो एल्कोहल हमारा 15% है, वाटर क्या हो जाएगा, 85% हो जाएगा। ठीक है, हमें कहा एल्कोहल की सांद्रता 50% करना है, एल्कोहल की मात्रा 50 करना है, तो उस समय हमारा वाटर भी क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एल्कोहल और वाटर का रेशियो ले लो, तो 15 और 85 का मतलब हो गया 3×5 = 15 और 17×5 = 85। ठीक है, 50 और 50 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1:1। अब ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना मेरे दोस्त, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कह रहा है कि 15% एल्कोहल से 50% एल्कोहल बनाने के लिए हम कितना एल्कोहल इसमें मिलाएंगे। तो आपको जो मिलाने की बात हो रही है ना वो एल्कोहल, अगर मिलाना वो एल्कोहल चाह रहा है, इसका मतलब वाटर क्या होना चाहिए, वाटर सेम होना चाहिए। नहीं है तो सेम करिए, यहाँ 17 है तो आप यहाँ भी वाटर 17 करिए, यहाँ 17 कर देंगे तो यहाँ भी 17 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से जैसे ही वाटर सेम किया आपको पता चल गया एल्कोहल क्या मिलाया गया, एल्कोहल पहले 3 था अब 17 है, यानी मिलाया गया मेरे दोस्त 14। ठीक है, अब इसी 14 का मान चाहिए, तो सबसे पहले आप इनिशियल में देख लीजिए, 3 और 17 कितना हो जाएगा, 20। और यही जो आपका 20 है वो रियल में है कितना, तो हमें बोल रहा है आधा लीटर। आधा लीटर का मतलब क्या होता है, 500 ml। ठीक है, आधा लीटर का मतलब क्या होता है, 500 ml। तो 500 ml हो जाएगा, तो यहाँ से एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 25 ml। अब एक का मान 25 ml हो जाएगा तो 14 का मान क्या होगा, 14 और गुणे 25। तो मेरे दोस्त 14 का मान क्या होगा, 14 और गुणे 25, 25 चौको 100 और 25 और 10 हो जाएगा 35, यानी 350 ml इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, हमें कह रहा है कि एक ऐसा शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेमी और ऊंचाई 27 सेमी है, पानी से भरा हुआ है। यदि इस पानी को 15 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो उस पात्र में पानी की ऊंचाई कितना तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए शंक्वाकार पात्र है, आंतरिक ऊंचाई 20, आंतरिक त्रिज्या 20 है और ऊंचाई 27 है। अब एक शंकु में पानी भरा हुआ है, उस पानी को बेलन में डालेंगे तो कितना ऊपर उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर कीजिए, है ना। मान लीजिए बेलन में सिलेंडर में h ऊंचाई तक पानी जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई आर है 20, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और एच हमारे पास 27 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात पानी को सिलेंडर में डाल रहे हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225 और इंटू एच, एच नहीं मालूम, एच ही तो निकालना है। अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, पाई से पाई चला गया हमारा। ठीक है, अब देख लो यहाँ से 25 से 9 बार में जाएगा, ठीक है भाई, और 25 से कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। अब यहाँ से ये भी हमारा 9 बार में चला गया और 909 मेरा कट भी गया, उस फाइनल हमारा एच का मान कितना हो गया 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 आ गया। आप में से जिनका 16 आया होगा एकदम से करेक्ट रहा होगा। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 नंबर क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 5 सहित 1/2 घंटे में भर सकता है, लेकिन जब एक रिसाव साथ में चलता है, मतलब भरने वाले के साथ साथ एक लीक भी चलता है, तो भरने में इतने घंटे का टाइम लगता है। लेकिन अच्छी बात है कि लीक चलने के बावजूद भी भर रहा है। ठीक है, तो बताइए कितने समय में रिसाव को टैंक का 30%, कितने समय में वो जो रिसाव है, लीक है, वो टैंक का 30% खाली कर जाएगा। बहुत आसान है, पहले तो आप ये देखिए, ए अकेला जब भरता है तो मेरे दोस्त 11/2 घंटे में भरता है, कितना, 11/2 घंटे में भर देता है, 11/2 घंटे में। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इसके साथ एक रिसाव जब चलता है तो मेरे दोस्त 33/4 घंटे में भर देता है। ठीक है, सबसे पहले आप टोटल कैपेसिटी निकालिए, तो 11 और 33 का एलसीएम हो जाएगा 33। ठीक, 11/2 घंटे में 33 भरेगा मेरे दोस्त। जब यहाँ एलसीएम लेना ना, सिर्फ न्यूमरेटर का ले लेना, 11 और 33 का एलसीएम 33 हो गया। 11/2 घंटे में 33 भरेगा, 1 घंटे में कितने 6 भरेगा। फिर देखो 33/4 घंटे में, यहाँ भी तो भर ही रहा है, 33/4 घंटे में 33 भरेगा तो 1 घंटा में 4 भरेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ये देखिए ए कितना 6 भर रहा है। ठीक है, तो ए जब 6 भर रहा है और यहाँ पे 4 ही भरा रहा है, इसका मतलब है कि बी 2 खाली कर रहा होगा, तभी तो 6 में से 2 खाली करेगा तो 4 भराएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरे दोस्त ये जो मेरा रिसाव है, रिसाव यानी जो मेरा बी है, वो क्या कर रहा है। तो मेरे दोस्त बी का काम क्या है, ये कह रहा है कि टंकी का 30% अकेले खाली करना चाहता है। तो टंकी का क्षमता है 33 और उसका 30% अकेले खाली करना चाहता है। किस क्षमता से, इसकी क्षमता मेरे दोस्त यहाँ पर 2 है। यहाँ से देख लो 0 0 चला गया, ऊपर 99 और नीचे 20 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 99/20 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्त, यहाँ कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर होगा। ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से अगर ए बी और सी का रेशियो लेना होगा तो इसके लिए आप इन कैल्शियम लीजिए। तो 6, 4 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 12। 2 से भाग दिए 6 हो जाएगा, 4 से भाग दिए 3 हो जाएगा, और 6 से भाग दिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, और ध्यान रखना जब कभी भी पार्टनरशिप में टाइम का डिस्कस ना हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो है। ठीक है, कि ए की प्रॉफिट, बी की प्रॉफिट, सी की प्रॉफिट, तीनों की प्रॉफिट अगर जोड़ा जाए तो हो जाएगा 11, और यही 11 जो प्रॉफिट है वो हमारा 44,000 है। यहाँ से एक रेशियो का मान क्या होगा? 400 हो जाएगा, सॉरी 4,000। और जब एक रेशियो का मान 4,000 हो जाएगा तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो देख लो जरा, एक का मान 4,000 तो 6 का मान कितना हो जाएगा? ये हमारा 24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 24,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है मेरे दोस्त, हमें कह रहा है कि एक वृत्त की रेडियस को इस प्रकार से वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% की वृद्धि हो। तो बताइए क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? आप ध्यान रखना, चाहे कोई बात रेडियस का करे, ठीक है, चाहे कोई बात डायमीटर का करे, और चाहे कोई बात सरकमफेरेंस का करे। ठीक है, रेडियस, व्यास और ये परिधि, ध्यान रखना रेडियस, व्यास और परिधि में एक चीज़ कॉमन है। कहोगे वो क्या? कॉमन ये है, यहाँ भी आर का प्रयोग एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है। अगर किसी ने सरकमफेरेंस में एक्स की वृद्धि किया या मेरे दोस्त कमी किया तो ध्यान रखना डायमीटर में भी उतना का ही वृद्धि कमी होगा, और मेरे दोस्त रेडियस में भी उतने का ही वृद्धि कमी हो जाएगा, उतने का ही वृद्धि कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि रेडियस में भी 7% की ही वृद्धि होगी। अब रही बात एरिया की, तो देख लो पाई आर स्क्वायर यही हमारा एरिया है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। अब देखो यहाँ पर 7% से मेरे दोस्त रेडियस बढ़ा है, तो कितनी बार बढ़ेगा? 2 बार बढ़ेगा। तो बताओ एरिया में क्या हो जाएगा? तो रेडियस 7% से 2 बार बढ़ेगा तो एरिया में हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि 14.49%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था हमारा 26 नंबर सवाल। अब चलते हैं 27 नंबर सवाल पर। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आप देखेंगे, दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को 6 घंटे और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अगर वो बारी बारी से एक एक घंटे के अंतराल पर काम करते हैं और 8 बजे सुबह में एक कार्य स्टार्ट करता है तो वह कार्य कितने देर में समाप्त हो जाएगा? तो आप देखिए कि ये मेरा ए है और बी है। ठीक है, ये दोनों साफ करने वाले, मतलब एक ही जैसा काम करने वाला है। ठीक है, ये 6 घंटे में साफ कर देगा और ये 10 घंटे में साफ कर देगा। तो सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लो, काम, टोटल काम, एलसीएम हो जाएगा 30। 6 घंटा में 30, 1 घंटा में 5 करेगा। 10 घंटा में 30, 1 घंटा में 3 करेगा। अब हमें क्या बोलता है? हमें बोलता है कि सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं और ये अल्टरनेट आवर में करता है। अल्टरनेट आवर में करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? अल्टरनेट आवर में करने का मतलब 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो 5 और 3 कितने? तो मेरे दोस्त 8। तो 5 और 3 ये 8 जब भरेगा तो कितना टाइम लेगा? ध्यान दो, 5 और 3 जब ये 8 स्वच्छ करेगा ना तो 2 घंटे का टाइम लेगा। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो मेरे दोस्त 2 घंटे में 8 स्वच्छ करेगा है। स्वच्छ करना कितना है? 30। कितना गुना? लगभग 3 गुना। अब 3 गुना साफ करना है तो 3 गुना टाइम भी लगेगा, यानी ये 6 घंटा हो जाएगा और ये हमारे पास 24 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट मल्टीपल तो नहीं होगा, बारी बारी से बुलाना होगा। तो बारी बारी से बुलाएंगे तो पहले ए आएगा, ए आएगा 5 साफ करेगा और 1 घंटे का टाइम लेगा। 1 घंटे का टाइम भी ले लिया और 5 साफ कर भी दिया। सवाल है कि पूरा साफ हो गया? नहीं हुआ, अभी 29 हुआ है, 30 है, एक और बाकी है। एक और जो साफ करना है वो कौन साफ करेगा? बी साफ करेगा। करना है 1 साफ और बी की क्षमता है 3। कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, 7 सहित 1/3।
तो 7 सहित 1/3 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट आवर का सवाल था, आपने बहुत अच्छे से देखा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहे 6 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी? देखो, दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके जा रही है, एक दूसरे के सेंटर से, ये इसके सेंटर से और ये मेरे दोस्त इसके सेंटर से। ठीक है, अब आप ध्यान से इसको समझना। अगर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, उभयनिष्ठ जीवा का मतलब समझते हैं? ये है उभयनिष्ठ जीवा, इसी की हमें लंबाई चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मेरे दोस्त हम इसको मिला दें, पता है क्या होगा? क्या? ये ये भी हमारा त्रिज्या हो जाएगा और ये भी हमारा त्रिज्या हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाएगा और 90 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे हो कि हमारा रेडियस कितना है? 6। तो रेडियस को छोड़ो, 6 आर मान लो। अगर आर मान लोगे तो ई क्या हो जाएगा? ई भी तो केंद्र से परिधि की दूरी आर होगा, लेकिन आर है, ई भी हमारा आर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, ये भी तो हमारा आर ही हो जाएगा। तब तो इस अर्थ में, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, आर आर आर, तब तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर ये समबाहु त्रिभुज हो गया तो बताइए जरा सा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इसको अगर हम कुछ देर के लिए एम मान लेते हैं तो मेरे दोस्त ए एम क्या हो जाएगा? ए एम, तो ए एम हो जाएगा इस समबाहु की ऊंचाई, और समबाहु की ऊंचाई हो जाएगा √3/2 और इंटू भुजा। तो देखो भुजा कितना है? ये मेरा आर है। ठीक है, आपको पूरा ए सी चाहिए, तो ए सी क्या होगा? तो पूरा जो मेरा ए सी है वो ए एम का डबल है, तो ये ए एम का डबल है। हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए एम हो जाएगा √3/2 और आर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 आर हो गया, और यही आर हमारे पास 6 है। आप 6 लगा दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 6√3। 6√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 6√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, देखिए इसको। मेरे दोस्त, एक खोखले गोले की त्रिज्या 21 सेमी है। हमें कह रहा है कि इसके केंद्र से गुजरने वाले जो तल हैं उसे 2 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब गोले को 2 भाग में बांट दिया, हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया। कहता है कि एक हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का 75% क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो, अब जैसे ही आपने इसको 2 भाग में बांट दिया, 2 भाग में, जैसे ही आप इसको कट कर दीजिएगा तो 2 भाग में कट होगा ना भाई, हैं? 2 भाग में कट हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना। अब 2 भाग में आपने कट कर दिया, ऊपर भी आपका हेमिस्फीयर हो गया, नीचे भी हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपका क्या? रेडियस। तो मेरे दोस्त रेडियस हमारा है 21 सेमी। ठीक, हमें चाहिए इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? 2πr²। लेकिन मुझे कर्व सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया का मुझे 75% चाहिए। कर्व सरफेस एरिया तो ये होता ही है, ये हो जाएगा 2, ये 22/7, 21 इंटू 21। मुझे इसका क्या चाहिए? मुझे इसका चाहिए 3/4। लो हो गया 3/4। अब आप ऑपरेशन करो, जैसे ही देखोगे ये 7 या 21 हो जाएगा, और 2 से मेरे दोस्त ये 2 बार में, और 2 से ये हमारा 11 बार में। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 11, 22 और 1 23, और यहाँ 3 3 हो जाएगा 9, 9 27, 18 और 2 20, यानी कि 2079। सवाल क्या बोला?
निकटतम दहाई, निकटतम, नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट, क्या बोला है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ, नियरेस्ट टेंथ। तो 79 के बगल में जो दहाई है वो कौन है, 70 है या 80 है, 70 तो दूर पड़ेगा, 80 नज़दीक पड़ेगा। तो देखिए 79 के बगल में यही है नियरेस्ट, नियरेस्ट टेंथ है, ठीक है, नियरेस्ट टेंथ यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए और देखिए ये क्या है। सबसे पहले आप देखिए m-n दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो आप अगर m-n कॉमन करते हैं, देखो यहाँ से क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस m-n का होल क्यू है, जिसमें एक m-1 m-n कॉमन आ जाएगा। तो क्या यहाँ m-n का होल स्क्वायर बचेगा, आप कहोगे हाँ जी सर। और इसके डिनोमिनेटर में देखो, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा एम स्क्वायर एन और माइनस एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये हमारा m-n अपने जगह हो गया। अब इसको देखिए, एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab, ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इस माइनस के कारण चिन्ह बदल गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में आप देखिएगा कि एम एन कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा m बच गया और यहाँ से हमारा n बच गया, m माइनस एन से m माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, 2mn/mn हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब इसको देखते हैं। मेरे दोस्त ये क्या कह रहा है कि एक कार x किलोमीटर की दूरी 5 सहित 5/9 मीटर पर सेकंड की गति से तय करती है और 5 मीटर पर सेकंड की गति से वापस आती है। अगर इसमें उसको टाइम 5 सहित 3/7 सहित 3/8 घंटे का लगता है, तो x+3 का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ देखो 35 और 3 38, ये 38/5 घंटे का मतलब क्या हो जाता है, मतलब हो गया इतना सेकंड, घंटे को सेकंड बदल दिए तो इतना सेकंड हो गया, ठीक है। एक बात और, जैसे ये हमारा एक डेस्टिनेशन है, ठीक है, और आप क्या किए, एक्स की स्पीड से गए, और मेरे दोस्त आप वाई की स्पीड से रिटर्न आ गए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, एक्स की स्पीड से गए और वाई की स्पीड से रिटर्न आ गए, तो इस कंडीशन में ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो जाएगा एक्स इंटू वाई और बाई एक्स प्लस वाई और इंटू टाइम, ठीक। तो देख लीजिए आपका ए की स्पीड कितना है, तो 45 5 50, 50/9 है, और ए की स्पीड आपका कितना है मेरे दोस्त, 5 मीटर पर सेकेंड है। और नीचे x प्लस वाई करेंगे तो 50, ध्यान दो, 50/9 + 5 तो हो जाएगा 45, और 50 95, 95/9 हो जाएगा, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई और इंटू टाइम, तो टाइम कितना है 38/5 और इंटू ये 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600। अब मेरे दोस्त आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 9 से 9 तो चला गया, 19 दूनी 38, 19 पचे 95, और ये 25 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, ठीक है।
ये हो जाएगा 10, 10 दूनी 20, 20 गुने 36, यानी हो जाएगा 72,000 मीटर। अब इसी को लिखेंगे तो 72 किलोमीटर। लेकिन हमसे क्या बोला है, ये तो अभी डिस्टेंस आया ना, डिस्टेंस को x बोला था, जो आ गया हमारा 72 किलोमीटर। लेकिन हमें बोला x+3 का मान बताइए, तो 72+3 कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर हमारा सी हो जाएगा। 75 किलोमीटर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इसको देखते हैं ये क्या है। देखो ये हमें कह रहा है कि जब ओ केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें सी छोटी चाप ए बी पर स्थित है, कोण ए ओ बी का मान क्या होगा। ए ओ बी का मान क्या होगा, ठीक है। मेरे दोस्त यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ए सी ओ सेंटर है, ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब इस समांतर चतुर्भुज का एक शीर्ष जो है ना वो सेंटर पर है। अगर समांतर का एक शीर्ष सेंटर पर है, इसका मतलब ये समांतर कुछ इस तरह से बनाया गया है, कुछ इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तभी तो तभी तो एक शीर्ष इसके सेंटर पर है। ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। फिर क्या बोला, आप कहोगे सर आप कैसे समझ लिए यहाँ पर बी होगा। तो मेरे दोस्त इसके लिए थोड़ा सा सोचना होगा, नाम हटा दीजिए अभी, अभी मुझे नहीं पता है कि बी कहाँ पर होगा। हमें कह रहा है क्या, सी जो है वो ए बी, चाप ए बी के छोटी चाप ए बी पर स्थित है। इसका मतलब ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, है ना। जिससे कि ये ए बी का बड़ा चाप हो जाएगा, ए बी का छोटा चाप हो जाएगा, और इसी छोटी चाप पर सी अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो कह रहा है ए ओ बी का एंगल बताइए, ए ओ बी ये वाली एंगल बताइए। मेरे दोस्त एक काम कर लो, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लो, थोड़ा सा, थोड़ा बढ़ा लिए इसको, और मेरे दोस्त इसको मिला दो, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लिए और इसको मिला दो, और इसको कुछ कह दो, मान लो ई कह दिया। पहली बात, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अगर ये थीटा है तो कन्फर्म ये थीटा होगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, दूसरा क्या देखोगे मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होने के नाते ये हमारा थीटा हो गया। लेकिन अगर इस चाप को ध्यान से देखा जाए तो इस चाप के द्वारा अगर सेंटर पर थीटा बनेगा, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर क्या बनेगा, सेंटर का आधा बनेगा। यानी किसी चाप के द्वारा जो कोण बनता है केंद्र पर, उससे आधा बनता है परिधि पर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। ए सी बी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण सी और प्लस कोण ई, ये हो जाएगा 180 डिग्री। यानी थीटा प्लस थीटा बाई 2, थीटा और ये थीटा बाई 2 मिलकर हो जाएगा 180। 3 थीटा बाई 2 ये 180 हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 120। तो इस तरह से ये हमारा 120 हो गया। इस क्वेश्चन का रिजल्ट 120 हो गया। रिकॉर्ड क्लास क्यों रहेगा, लाइव करा रहे हैं, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड क्लास है, ऐसे काहे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, समझिए क्या है। मेरे दोस्त हमें कह रहा है कि एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा सकती है। 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी। देखिए, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा, ठीक है। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत मेरे दोस्त 25 किलोमीटर। कितना देर में गया है, 7.5 घंटे, यानी 15/2 घंटे।
ठीक है। फिर क्या बोला, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर। कितना देर में गया है, 10 घंटे में। मेरे दोस्त ये हमारा 10 घंटे में, ठीक है। अब देखो धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा वाली स्पीड काम करेगा, धारा के विपरीत जाएगा तो नाव माइनस धारा, धारा की दिशा में जाएगा नाव प्लस धारा, धारा के विपरीत जाएगा नाव माइनस धारा, ठीक है। अब देखो यहाँ दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय दोनों समय मिलके इतना हो जाएगा, ठीक। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय दोनों समय मिलके मेरा इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करना होगा, किसी एक को काटना होगा। किसको काट दे भाई, जिसका एलसीएम लेना आसान हो। ऐसा कीजिए, इसी को काट दीजिए, है ना। इसका एलसीएम 900 हो जाएगा, 900 बनाने के लिए 36 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 36 से कर दीजिए और यहाँ भी 36 से कर दीजिए। इसमें 25 से करना होगा, यहाँ भी 25 से कर दीजिए और यहाँ भी 25 से कर दीजिए, ठीक है। अब आप कीजिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करिएगा, जैसे ही इसको इससे घटाइएगा ये ये 900 बटे बी माइनस एस प्लस में 900 बटे बी माइनस एस माइनस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1440 और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 अठे 200 और 25 400, ठीक है भाई। 25 अठे 200, 25 400 हो जाएगा 120 और यहाँ पर हो जाएगा 1440। 1440 में 1200 चला जाएगा तो 240 और बटे में हो जाएगा बी प्लस एस और बराबर इधर, इधर आप देख लीजिए हो गया 18, 18 15 कितना 270। यहाँ पर क्या हो जाएगा 250, 270 में 250 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से b प्लस एस कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त हो जाएगा 12। अब b प्लस एस 12 अगर हम यहाँ पर रख दिए, 12 चौको 48, 4 जाके घटेगा 6, 6 जाके 36, यानी b माइनस एस निकल जाएगा 6। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए शांत जल में नाव की चाल b का मान, जोड़ दीजिए 2b, एस से एस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18, तो मेरे दोस्त b का मान कितना हो जाएगा 9। तो b का मान 9, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल वही 40 क्वेश्चन का डिस्कशन है, आप आराम से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरे दोस्त हमारा 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल आपने देख लिया है। अब आइए हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चले और देखिए ये क्या है। ये थोड़ा मेरे दोस्त टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमें करें आर पी को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के के रूप में 100 रुपये भुगतान करता है, ठीक है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपये वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आर पी को देती है क्या, 5 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 1 रुपये वाले, 3 प्रकार के सिक्के, ठीक है। मान लेते हैं 5 रुपये वाले एक्स सिक्के हैं, 2 रुपये वाले वाई सिक्के हैं और 1 रुपये वाले जेड सिक्के हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 रुपये के एक सिक्के वैल्यू हो जाएगा 5x, 2 रुपये के वाई सिक्के वैल्यू हो जाएगा 2y, 1 रुपये के जेड सिक्के वैल्यू हो जाएगा जेड, और ये कितना, तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 100 हो गया। इसके बाद हमें क्या बोला कि तीनों प्रकार के कुल सिक्के जो हैं वो हमारा 40 है। तो तीनों प्रकार के कुल सिक्के हमारा 40 है, यानी x प्लस वाई और प्लस जेड ये हमारा 40 है, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करें और क्या करें कि 100 रुपये का भुगतान हो जाए। अब देखो 3 वेरिएबल है और सॉल्व करने का कोई उपाय भी नहीं है, तो क्या करना है, और टेक्निक से यूज सॉल्व करना है और ऑप्शन का हेल्प लेना है। अब देखिए 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, अब मान लेते हैं कि 5 रुपये वाले 13 सिक्के हैं, ठीक। अगर 5 रुपये वाले मान लिया जाए कि मेरे दोस्त हमारा 13 सिक्का है, अब तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, आपको हो गया हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त अब हमारे पास सिक्के कितने बचे हैं, तो 40 में 13 सिक्के अगर हट गए तो 27 सिक्के मेरे पास बचे हुए हैं, और पैसे पुराने के लिए कितने बचे हुए हैं, 100 में 65 तो पुड़ गया, यानी 35 रुपये पुराने के लिए अभी भी बचा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, 4 35 27 8 35। तो मेरे दोस्त ऐसा करो, ये जो 2 रुपये वाले हैं ना उसकी संख्या 8 मान लो सिक्के की संख्या,
अगर 8 मान लोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। तो फिर 40 में अगर ये 13 सिक्के और ये 8 सिक्के, 19 सिक्के हो गए ना, 19, सॉरी 21 हो गया, 13 8 21। अब 40 में अगर 21 सिक्के हो गए तो बच गए 19 सिक्के। अब 19 सिक्के अगर 1 रुपए वाले होंगे तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखो 16 और 19 हमारा 35 भी हो गया, यानी 100 रुपया भी पुर गया और सिक्के भी हमारे एडजस्ट हो गए। तो कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे हिट एंड ट्रायल से भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त 5 रुपए वाले कितने सिक्के हो गए, तो 5 रुपए वाले 13 सिक्के हो गए। तो कभी कभी ऐसे सवाल को हिट एंड ट्रायल से भी करना पड़ता है, तब जाके सॉल्व होता है। सारे सवाल को हम मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। चलो इसको देखो। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 16 और मेरे दोस्त 20 सेमी है, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 d1 गुने d2, ठीक है। ये मेरा 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 160 हो जाएगा। अब इसको देख लो। ये कह रहा है कि ए का आय बी के आय का 80% है, ठीक है। बात इनकम का हो रहा है। ए का इनकम जो है वो बी के इनकम का 80% है, 4/5। यानी ए बटा बी देखने जाएंगे तो ये मेरा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो खर्च, खर्च क्या है, ए का खर्च बी के खर्च का 60% है। ए का खर्च बी के खर्च का 60% यानी 3/5। ए बटा बी देखने जाओगे ये हो जाएगा 3/5। फिर हमें क्या कह रहा है कि ए का आय और बी के खर्च के 90% के बराबर है। देखिए ए, समझने की कोशिश करना, यही मेन चीज़ है। ए का इनकम और बी का खर्च, क्या लिखा है, लिखा है कि ए का इनकम जो है वो बी के खर्च का 90% है। तो बी के खर्च को अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसका 90% ही 90 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 90 हो जाएगा। यानी कायदे से देखा जाए तो ये हमारा 9/10 हो जाएगा। हाँ, तो ए का इनकम 9 हो गया और बी का खर्च हमारा 10 हो गया। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मतलब बैलेंस कर लो। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देख रहे हो एक चीज़, क्या ए का इनकम आपको 4 नज़र आ रहा है और उसी ए का इनकम यहाँ पर 9 नज़र आ रहा है। अच्छी बात तो नहीं है। ए का इनकम यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है, उसी ए का इनकम यहाँ पर 9 नज़र आ रहा है। कायदे से ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो कर दो बराबर। तो देखो 9 और 4 कैल्शियम 36, 36 बनाने के लिए 4 से गुना और 36 बनाने के लिए 9 से। यहाँ 9 से तो नीचे भी 9 से करना होगा, यहाँ 4 से तो नीचे भी 4 से करना होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो गया, बी का खर्च आपका 40, आज जबकि देखो बी का खर्च यहाँ पर कितना है, 4, सॉरी 5 है। तो बी का खर्च यहाँ पर 40 है और यहाँ पर हमारा 5 है। तो मेरे दोस्त 40 और 5 बराबर कैसे होगा, इसको भी 40 बनाओ, 8 से गुना करो, नीचे 8 से गुना करोगे ऊपर भी 8 से करना होगा जी। तो इस तरह से आपने सारा चीज देख लिया, ठीक है, सबको बैलेंस कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत से कितना ज़्यादा है, ए और बी। बात सेविंग्स की है तो देख लीजिए ए का सेविंग्स क्या होगा। ए ने कमाया है 36 और ए का खर्च कितना है 24। अगर 36 में 24, 36 कमाया 24 खर्च किया तो मेरे दोस्त 12 बचा लिया। बी, बी का इनकम है 45 और बी खर्च करता है 40। 45 में 40 खर्च किया तो बचाया कितना, 5। हमें कह रहा है कि ए की जो बचत है वो बी की बचत से कितना ज़्यादा है, ए की बचत बी की बचत से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो मेरे दोस्त देख लो, अगर ए की बचत बी की बचत से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, 7। किससे, 5 से, और इंटू 100 कितना हो जाएगा, 140%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नहीं नहीं, वो ज्ञान गुरुकुल पटना पर जो एनसीईआरटी की क्लास है ना उसको नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज किसी ज़रूरी वजह से
इस 8:30 बजे हम लाइव हुए, आधा घंटा लेट होने के कारण उस पर लेट हो गया, इसलिए उसको आज हाइड कर दिया गया है। उसको कल एनसीईआरटी का क्लास आपको कराएंगे, ठीक है, कल से शुरू करेंगे उस पर। चलो अब इसको देखो दोस्त मेरे, ये क्या है। ए 1500 मीटर की दौड़ में बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है और दोनों एक ही समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। यदि बी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है तो ए को दौड़ पूरी करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है। 1500 की दौड़ है तो 1500 ए भी दौड़ेगा और 1500 बी भी दौड़ेगा, ठीक है। हमें क्या बोला, ए ने बी को 10 सेकंड की शुरुआत दिया, तो जो शुरुआत देता है वो कम समय लेता है और जिसको शुरुआत देता है वो ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो 1500 की दौड़ है और सेम टाइम पर पहुंच रहा है तो 1500 दोनों तय कर रहा होगा। ए ने बी को 10 सेकंड की शुरुआत दिया, यानी जितना टाइम ए ले रहा है उससे 10 सेकंड ज़्यादा बी ले रहा है, ठीक है भाई। बी की चाल 6 मीटर पर सेकंड है, तो बी की चाल हमारा 6 मीटर पर सेकंड है। तो बताइए हमारा ए को दौड़ पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले ऐसा करो ना, बी का टाइम निकाल लो। तो 1500 मीटर की दूरी बी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो 25 छक्के 150 यानी 250 सेकंड। तो बोलिए टी प्लस 10 अगर 250 है तो टी का मान क्या होगा, 240। तो ये टी का मान हो गया 240 और 240 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 4 मिनट। तो 4 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आज एनसीईआरटी नहीं हो पाएगा, एनसीईआरटी अगले दिन से होगा, क्योंकि आज मैं आधा घंटा लेट यहाँ पर लाइव हुआ था, इसलिए समस्या आज एनसीईआरटी में हो गया। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे से एनसीईआरटी चलेगा। अब देखो 10,000 की एक वस्तु की बिक्री मूल्य 3 छूट, 10,000 रुपए की एक वस्तु का बिक्री मूल्य 3 छूट इतना 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 के बाद इतना है, तो के प्लस 20% की एकल छूट के बाद बिक्री मूल्य क्या होता। तो देखिए सबसे पहले 10,000 रुपये MRP है, ठीक है। इस पर 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 10% की है, फिर 20% की है। तो मेरे दोस्त 10% की पहला डिस्काउंट है, ध्यान से देखना। 3 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 20% की है, 20% का छूट देंगे तो 80 में बेचेंगे। दूसरा डिस्काउंट 10% की है, 10% की छूट के बाद उसे 90% में बेचेंगे। तो देखिए 2 लगातार डिस्काउंट के बाद क्या बचेगा, तो 2 लगातार डिस्काउंट के बाद बच जाएगा ये 50, 50 दूनी 100 यानी कि 200, 36 दूनी 72, ये 7200 हो जाएगा। तो 2 लगातार डिस्काउंट के बाद 7200, ठीक है, कितना, 7200। और अब देख लो मेरे दोस्त कि तीसरा डिस्काउंट के परसेंट की जब आपने दिया है तो प्राइस कितना बचा, 6120, ये हमारा 6120। तो सवाल ये है कि तीसरा डिस्काउंट कितने का है। तो 10 में से 0, 0 में 0 गया 0, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। और मेरे दोस्त यहाँ पर कितने बचेंगे, 71, 71 में 61 गया तो 10, इतना का डिस्काउंट हो जाएगा। तीसरा डिस्काउंट इतना का, इससे 7200 से और इंटू 100, 36 दूनी 36 दिया, यानी आपका 15% हो गया। के का मान हो गया 15%। के का मान मेरे दोस्त अगर 15% है तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35। अगर 35% का एकल छूट देंगे तो बिक्री मूल्य क्या होगा, तो 10,000 की वस्तु पर अगर 35% की छूट देंगे तो मेरे दोस्त 65% पर सेल करेंगे, ठीक है, 65% पर। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा चला गया, ये हमारा 6500 हो जाएगा, 6500, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, अब इसको समझो ये क्या है। मेरे दोस्त कह रहा है कि एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष में, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाती है। ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो राशि का आधा क्या होगा। सबसे पहले देखो 4 वर्ष के बाद तुम्हारा अमाउंट कितना हो गया, 4 वर्ष के बाद तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा 11,880, ठीक है। और 6 वर्ष के बाद तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 17,820, ठीक है। तो मेरे दोस्त 4 साल के बाद अमाउंट ये है और 6 साल के बाद अमाउंट ये है, ठीक है। तो मेरा सवाल है कि 4 साल और 6 साल कितने साल का गैप है, 2 साल। तो देखते हैं कि 2 साल में आखिर हुआ क्या है। तो 2 साल में क्या हुआ है,
2 साल में 11,880 का चीज़ 17,820 का हो गया। यानी मेरे दोस्त ये हमारा 3/2 हो गया। ठीक है, 3/2। तो सवाल ये है कि 2 साल में 3/2 हो गया ना, तो मेरे दोस्त अगर कुछ भी प्रिंसिपल रहा होगा, तो ये जो प्रिंसिपल आपका 11,880 हुआ है कितने साल में हुआ है? 4 साल में, है ना, 4 साल में। तो 4 साल में 2-2 साल का 2 बार परिवर्तन हुआ होगा, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल पी है, तो प्रिंसिपल 4 साल में, भैया 2 साल में क्या हो रहा है? 3/2। ठीक है, तो अगला 2 साल में क्या हो जाएगा? फिर से 3/2। और यही फाइनली 4 साल में कितना? 11,880। यहाँ से प्रिंसिपल का आधा ही तो मांगा है। तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 9। 9 से काटो इसको, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। हमको चाहिए प्रिंसिपल का आधा P/2। एक 2 को इधर रख लो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2640। तो 2640 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। 2640 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। यदि एक जल निकासी टाइल्स 42 सेमी लंबा एक बेलनाकार खोल, आंतरिक त्रिज्या इतना, बाह्य आंतरिक और बाह्य व्यास इतना है, टाइल्स के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? मेरे दोस्त सबसे पहले तो ये देखो, अगर ये है आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास है, तो आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या हो जाएगा 8 का आधा हो जाएगा 4 सेमी, और 14 का आधा हो जाएगा 7 सेमी। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये टाइल्स बना रहा है, अगर ये इस तरह से खोखला बेलनाकार टाइल्स बना रहा है समझो, और और मेरे दोस्त ये 42 सेमी इसकी लंबाई है यानी ऊंचाई है, तो कितना मिट्टी लगेगा? उसके लिए इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर और इंटू एच। तो हो जाएगा 22/7। बड़ी आर स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इंटू ये मेरा 42 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, जैसे ही कैलकुलेट करोगे ये 4356 आ जाएगा। ठीक है, 4356 आ जाएगा। तो चलो मेरे दोस्त, आज की सेवा यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।